नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मॉक टेस्ट सीरीज में ये आज 34वां वीडियो है, 34वां मॉक टेस्ट है। इसमें हम सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं 2 मिनट का आपका समय लूँगा। आप अगर समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप जो है कम से कम 55 प्लस मार्क्स सिक्योर कर सकें, तो आपके लिए एक रामबाण सॉल्यूशन है जो कि ये पीडीएफ है। ये पीडीएफ जो है आपको ई बुक के फॉर्म में प्राप्त होगी। इसका आप प्रिंट स्वयं निकलवा सकते हैं क्योंकि इसका प्रिंट हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाना संभव नहीं है। अब ये पीडीएफ जो है इस तरह से आप प्रिंट निकलवाएंगे। लगभग 157 पेज की ये जो है पीडीएफ है, लेकिन इसमें हिंदी के पूरे 6 टॉपिक, जो पूरे 6 टॉपिक होते हैं, तत्सम, तद्भव, विशेष विशेषण, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द जो है, ये सभी जो है इसमें आपको क्रमबद्ध रूप से मिलेंगे। और ये पूरा इस तरह से लिखा गया है, सारे प्रामाणिक स्रोत, जितनी भी अच्छी और मानक किताबें हैं उनसे, बाकी जो अन्य प्रामाणिक जो है शब्दकोश हैं और जितने भी सोर्सेज हैं, सबसे संकलित करके जो है इस ई बुक को तैयार किया गया है। और ये पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। इजीली आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए जो है लिंक ये इस तरह से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको नहीं प्राप्त हो रही, कोई समस्या आ रही है, तो ये जो है कॉन्टेक्ट नंबर है 9506742546। इस पर आप जो है एक बार फ़ोन कर लीजिए या आरओ हिंदी पीडीएफ लिख के भेज दीजिए, तो उधर से आपको जो है लिंक और सारी जानकारी दे दी जाएगी। अब ये पीडीएफ जो है थोड़ा सा इसको देख लीजिए किस तरह की दिखती है। और इसका जो सैंपल पीडीएफ है, जिसमें 10-15 पन्ने जो है प्रदर्शित करने के लिए आपको दिया जा रहा है सैंपल के रूप में, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां से डाउनलोड करके उसको डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। तो इस तरह से जो है इसमें आप देखेंगे तो जो है पहले पन्ने पर जो है सारा जो है ब्यौरा दिया है कि कौन कौन से टॉपिक हैं और किस पेज नंबर पे मिलेंगे। उसके बाद जो है जैसे ये तत्सम तद्भव है, तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले जो है जितने भी तत्सम तद्भव के बारे में बेसिक जानकारियां हैं और जो नियम हैं, जो मानक नियम है कि कौन से शब्द तत्सम है, कौन से तद्भव हैं, उन सबको डिस्कस किया गया है। इसी तरह से जो है ये पूरी पीडीएफ डिजाइन की गई है। फिर आप देख सकते हैं दूसरा टॉपिक विशेष एवं विशेषण। तो विशेष एवं विशेषण के जितने प्रकार हैं, क्रिया विशेषण, उनमें क्या भेद होता है और किस तरह से उसको हम जो है पहचान सकते हैं, सारी चीज़ें जो आपको ये ज़रूरी हैं सब यहाँ पर दी गई है। तो ये बुक है, भले हम इसको प्रिंट नहीं करा पाए, लेकिन जो है आपको पीडीएफ के फॉर्म में दी जा रही है, जिससे आप जो है चाहें तो इसको प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं या जो है आप ऐसे ही इसका इस्तेमाल जो है पीडीएफ से डायरेक्ट पढ़ने में कर सकते हैं। तो और कोई भी जानकारी चाहिए तो आपके सामने ये नंबर दिया है 9506742546। आप इस पर कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप जो है एक गंभीर अभ्यर्थी के रूप में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप उसमें अच्छे से अच्छा जो है इस बार स्कोर करें, तो आप हमारे क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ जाइए। क्रैश कोर्स प्रोग्राम जो है बेसिकली एक टेस्ट सीरीज है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज जो है केवल क्वेश्चन आंसर वाली टेस्ट सीरीज नहीं है। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पीडीएफ में पूरा नोट्स दिया जाता है, जो कि क्वेश्चन की व्याख्या में लिखा जाता है। अब ये नोट्स किस तरह के हैं, इसके लिए आप जो है सबसे पहले हमारे टेस्ट सीरीज की जो है सैंपल पीडीएफ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं प्राप्त होता है तो आपको इसी नंबर पर ज्वाइन आरओ लिखना है और व्हाट्सएप कर देना है किस पर, 9506742546 पर। उधर से पूरी प्रक्रिया और पीडीएफ फाइल का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। तो समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने के लिए इससे बेहतर विकल्प आपके पास कोई नहीं है। आप चाहें तो जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है, वो कौन सा तत्सम शब्द है उसको हमको इंगित करना है। जंघा, पूत, जमाई और भल्ला, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें से तत्सम शब्द जो दिया हुआ हो उसको हमको छांटना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जंघा जो है एक तत्सम शब्द है और जंघा का तद्भव क्या होता है? जांग होता है। इसके अलावा जमाई जो तद्भव है उसका तत्सम क्या होता है? जमाता होता है। पूत का तत्सम पुत्र होता है और भल्ला का जो है तत्सम शब्द क्या होता है? भद्र होता है। आगे चलते हैं और तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के लिए कुछ सामान्य नियम दिए हुए हैं,
उनको हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे सामान्य नियम हैं जिनसे आप तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान सकते हैं। तो तत्सम शब्दों में आप देख रहे हैं षटकोण वाला जो सा होता है, इस वर्ण का प्रयोग ज़्यादा मिलता है, किया जाता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, किसान का तत्सम क्या होता है, कृषक होता है। आशीष का आशीष होता है। इसी तरह से तत्सम शब्दों में री की जो मात्रा होती है उसका प्रयोग प्रायः ज़्यादा किया जाता है। जैसे कचहरी का कृतगृह, झनकार का झंकृत। तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे आम की जगह आम्र, तांबा की जगह ताम्र। तत्सम शब्दों में रा के स्थान पर अणा वर्ग का प्रयोग भी होता है। जैसे अमचूर है तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, आम्रचूर्ण। अर्पण का अर्पण हो जाएगा। तत्सम शब्दों में त्रा का प्रयोग होता है। जैसे कपूत की जगह कुपुत्र, जहाँ की जगह यत्र, चीता की जगह चित्रक। इसके अलावा तत्सम शब्दों में प्रायः प्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिया का तत्सम क्या हो गया, प्रिय हो गया। पहला का प्रथम हो गया। और पहर का क्या हो गया, प्रहर हो गया। तत्सम शब्दों में छा वर्ण का भी ज़्यादा प्रयोग होता है। और तद्भव शब्दों में जो खा या छा का प्रयोग होता है, जैसे पंछी का पक्षी, तो छा का प्रयोग जो है तत्सम शब्दों में होता है। तत्सम शब्दों में शिरा का प्रयोग भी होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है उसके स्थान पर। जैसे धन्ना सेठी, तो ये क्या है, ये तद्भव शब्द है। और धन श्रेष्ठी जो है यहाँ पर सरा का प्रयोग हो गया, तो ये जो है क्या हो गया, तत्सम शब्द बन गया। इसी तरह से तत्सम शब्दों में शा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में स का प्रयोग होता है। जैसे दिया सलाई की जगह दीप, शलाका, अंश की जगह अंश। तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में बा का प्रयोग होता है। जैसे वन का वन। तो ये कुछ सामान्य नियम हैं, अगर इसको आप ध्यान रखेंगे तो आप कभी असमंजस की स्थिति में हो किसी शब्द को लेकर, तो आप आसानी से ये पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। ये 4 शब्द आपके सामने दिए हैं और उस तद्भव शब्द को आपको छांटना है। राखी, शुष्क, सैया और हर्ष, इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें से तद्भव शब्द है राखी। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। और राखी का जो है तत्सम शब्द क्या होता है, रक्षा। अब जो तत्सम और तद्भव हैं उनको देख लेते हैं जो हमारे विकल्पों में दिए थे। सैया का क्या होगा, सेज होगा। शुष्क का जो है तद्भव सूखा होगा। और हर्ष का जो है हरक होगा तद्भव। कुछ अन्य तत्सम और तद्भव शब्दों को देखते हैं। पूछना का तत्सम क्या होगा, प्रच्छन होगा। पास का पार्श्व होगा। बांझ का वंध्य होगा। उपटन का तत्सम उपटन का तत्सम ऊर्ध्वतन होगा। गागर का गरगर होगा। भतीजा का तत्सम शब्द भ्रातृत्व होगा। मजीठ का मंजिष्ठ होगा। सास का श्वश्रु होगा। और सेम का सिम्बा होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कश्मीरी सेब, इसमें किस प्रकार का विशेषण है? तो यहाँ पर सेब की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो कश्मीरी है, यानी कश्मीर से संबंधित है। तो ये किस तरह का विशेषण हो गया, ये जो है व्यक्तिवाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। ऐसे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं या अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, तो ऐसे जो है विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। कश्मीरी सेब जो है व्यक्तिवाचक विशेषण का एक उदाहरण है। अब विशेषणों की जो रचना होती है वो कितने प्रकार से होती है? तो प्रमुख रूप से 5 प्रकार से विशेषण शब्द बनते हैं। पहली बात व्यक्तिवाचक संज्ञा से, जैसे गांधीवाद से क्या बन गया, गांधीवादी। गाजीपुर से गाजीपुरी। मुरादाबाद से मुरादाबादी। लखनऊ से लखनवी। कानपुर से कानपुरिया। तो इस तरह से ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से जो है विशेषण बन गए। उसके बाद दूसरे तरह से बनता है जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक में जैसे कागज है तो उससे बन गया कागजी। ग्राम से विशेषण बन गया ग्रामीणी। शिक्षक से शिक्षकीय। घर से घरेलू। पहाड़ से पहाड़ी। और परिवार से पारिवारिक। सर्वनाम से विशेषण किस प्रकार बनते हैं, जैसे जो शब्द का प्रयोग होता है तो जो से जैसे, ये कैसा है, एक प्रकारवाचक विशेषण है। वह से वैसा, ये कैसा है, सर्वनामी विशेषण है।
यह से विशेषण बना ऐसा, ये सार्वनामिक विशेषण है, और यह से इतने भी बनता है तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, और जब यह से विशेषण इतना बनेगा तो ये परिमाणवाचक हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रकार है भाववाचक संज्ञा से, जैसे एकता से एक, अनुराग से अनुरागी, गर्मी से विशेषण बना गरम, भावना से भावुक, बनावट से बनावटी, कृपा से कृपालु। क्रिया से विशेषण कैसे बनेगा? क्रिया है उड़ना और उससे जो है विशेषण बना उड़छू, खेलना से खिलाड़ी, भागना से भगोड़ा, समझना से समझदार, पठ से पठित, कमाना से कमाऊ, चलना से चालू, हंसना से हंसोड़, लड़ना से लड़ाकू। ये सभी जो है क्रिया से बनने वाले विशेषण हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, संज्ञा से विशेषण बना निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो संज्ञा से सारे विशेषण बनाए गए, यानी दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं विशेष से विशेषण बनाए गए हैं। ये विशेष्य हैं, इधर विशेषण दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है ये हमको बताना है। पुष्प से पुष्पित बन गया, बिल्कुल सही है। श्रद्धा से विशेषण बन गया श्रद्धालु, रंग से बन गया रंगीला, लेकिन बाहर जो है इससे बाहरी नहीं बनेगा, क्योंकि बाहर क्या शब्द है? बाहर एक अव्यय शब्द है, और ये क्या है? बाकी जो शब्द हैं ये सभी संज्ञा शब्द हैं। तो बाहर संज्ञा शब्द ना होके एक अव्यय शब्द है, शेष सभी संज्ञा शब्द से बने विशेषण हैं। संज्ञा जैसे प्यार से क्या बना? प्यारा, समाज से सामाजिक, पुष्प से पुष्पित। इसके अलावा स्वर्ण से विशेषण बन गया स्वर्णिम, धन से धनी, विष से विशेषण बन गया विषैला, भारत से भारतीय, जयपुर से जयपुरी, चाचा से चचेरा, और गुण से गुणवान। अगला प्रश्न देखेंगे, मदन मीत ये किसका पर्यायवाची शब्द है? 3 ऑप्शन आपके सामने है, कामदेव का, बसंत का, आभूषण का, और चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। मदन मीत निश्चित रूप से आपने जो है पढ़ा होगा, तो मदन मीत किसका पर्यायवाची है? बसंत का, बसंत ऋतु का पर्यायवाची है मदन मीत। मदन मीत के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? यानी बसंत के तो ऋतुराज कहेंगे, मधु कहेंगे, कुसुमाकर, मधुमास भी कहते हैं, पिकानंद, ये सभी जो है बसंत के अन्य पर्यायवाची हो गए। अब जो विकल्पों में अन्य शब्द थे उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो विकल्प में कामदेव भी था, कामदेव का पर्यायवाची मनमथ, पुष्पंधवा, मनोज, मदन, काम, अनंग और रथपति। आभूषण के अलंकार, भूषण, विभूषण, जेवर, गहना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, कच, अलक, सिरोरू ये जो है तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हैं? फिर से देखिए, कच, अलक और सिरोरू, 4 ऑप्शन आपके सामने, केस, कान, कंठ और जीभ। इसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो कच, अलक व सिरोरू किसका पर्यायवाची है? केस का पर्यायवाची है, यानी बाल का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? बाल, कुंतल, चिकुर, रोम। कंठ के पर्यायवाची शिरोधारा, गला, गर्दन, ग्रीवा। कान के श्रुतिपट, कर्ण, श्रवण और स्रोत। जीभ के वाचा, रसिका, जबान, वाणी, जिव्या और रचना। अगला प्रश्न देखेंगे, रूप शब्द का विलोम कैसे बनाया जा सकता है, यानी इसके लिए क्या रीति अपनाएंगे? उसमें पर उपसर्ग लगा देंगे, औपसर्ग लगा देंगे, कुपसर्ग लगा देंगे या परा उपसर्ग लगा देंगे। तो चारों विकल्पों में से आपको छांटना है कि रूप का विलोम कैसे बनेगा। तो रूप का जो है जो स्पष्ट विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? वो कुरूप होता है। तो कुरूप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कु उपसर्ग का प्रयोग करना पड़ेगा। सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। पर उपसर्ग के प्रयोग से कुछ शब्द जैसे देसी से क्या बन गया? परदेसी। अव उपसर्ग लगा के गुण से अवगुण बन गया। परा से जो है जय से पराजय बन गया। अगला प्रश्न देखेंगे, नैसर्गिक का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम क्या होता है? तो नैसर्गिक और प्राकृतिक आप जानते हैं ये एक दूसरे के समानार्थी हैं और हमको बताना है विलोम। तो नैसर्गिक का जो सबसे अधिक उपयुक्त विलोम शब्द है वो कृत्रिम है। कहीं ना कहीं से एक सेंस में इसको मानव निर्मित भी कहा जा सकता है।
लेकिन यहाँ पर हमको सर्वाधिक उपयुक्त विलोम चुनना है, इसलिए यहाँ पर कृत्रिम जो है बिल्कुल सटीक आंसर होगा। तो दिए गए विकल्पों में से कृत्रिम नैसर्गिक का सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की चयन करना है। 4 वाक्य आपके सामने दिए हैं, इसमें से जो वाक्य शुद्ध है उसके बारे में हमको बताना है। तो एक एक करके हम चारों वाक्यों को देखेंगे। वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर शहर का कपड़ा लाकर बेचता है, यानी जो है कारक संबंधी अशुद्धि है। कुएं में पानी कौन भर रहा है, ये भी गलत है। श्रीमती इंदिरा गांधी विद्वान महिला थी, ये भी गलत है। अगला, मेरी बात वह हंसकर टाल गया, इस शब्द में कोई भी अशुद्धि नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अब जो गलतियाँ थी उसको देख लीजिए। वह शहर से कपड़े लाकर बेचता है, ना कि शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। कुएं में पानी की जगह कुएं पर कौन पानी भर रहा था, तो यहाँ पर भी क्या है, कारक संबंधी ही अशुद्धि थी। अब श्रीमती इंदिरा गांधी, यानी हम स्त्रीलिंग का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ विद्वान की जगह विदुषी महिला होना चाहिए। और दूसरे ऑप्शन में कुएं पर कौन पानी भर रहा है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी जो है आवश्यक था। तो इस तरह से ये तीनों जो है हमने अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप देखे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म हिंदी व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। तो ये युग्म हमको देखना है जिसमें शुद्ध शब्द हों सारे, बाकी जो है अशुद्ध शब्द होंगे। तो इसमें से जैसे सूक्ष्म और कुतूहल आप पढ़ के ही देख रहे हैं कि अशुद्ध युग्म है। फिर राजागण और भूगोलिक, ये भी गलत है। निरोग और तदुपरांत, ये बिल्कुल सही है। ये जो है वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द दिए हुए हैं। और आद्र और उल्लंघन, ये दोनों ही, ये भी गलत दिया हुआ है। तो इस तरह से सी हमारा सही हो गया। अब जो अशुद्धियाँ थी उनको देखते हैं। सूक्ष्म की जगह क्या होना चाहिए, सूक्ष्म होना चाहिए। कुतूहल की जगह कुतूहल होना चाहिए, ये होता है। राजागण जो है अशुद्ध है, इसकी जगह राजगण। भूगोलिक की जगह भौगोलिक। आद्र ऐसे न लिख के आद्र लिखा जाएगा, दा के नीचे भी रा लिखा जाएगा। और उल्लंघन की जगह उल्लंघन, आधा ला का इसमें प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो उसको क्या कहते हैं हम, अध्यादेश कहते हैं। कैसा है ये बिल्कुल सही है। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी होती है, तो उस सूचना को हम अधिसूचना कहते हैं, ये भी ठीक है। और विधायिका द्वारा कोई भी स्वीकृत नियम होता है वो अधिनियम बन जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे तीनों ही ऑप्शन जो हमारे सामने दिए हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द के, तीनों ही सही हैं। कुछ अन्य वाक्यांश देखते हैं। हाथियों के समूह में सबसे बड़ा जो हाथी होता है उसको हम क्या कहते हैं, करिंद कहते हैं। हाथ में सरलता से आने वाली पुस्तिका को हस्त पुस्तिका कहते हैं। हाथ में पकड़कर प्रयोग किए जाने वाला जो हथियार होता है वो शस्त्र होता है। और हथियार जो हाथ से दूर फेंका जाए, यानी दूर फेंक कर वार किया, जैसे भाला है तो वो क्या हो जाएगा, वो अस्त्र हो जाएगा। हाथ जोड़कर प्रणाम करने की मुद्रा अंजलिबद्ध। और सूक्ष्म होने की दिव्य शक्ति अणिमा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा होती है वो क्या कहलाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस तरह के प्रश्न आरओ में प्रायः पूछे जाते हैं। अभीप्सा, चिकित्सा, ऐषणा और जिज्ञासा। तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा होती है वो क्या कहलाती है, अभीप्सा कहलाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसको ऐषणा कहते हैं। कार्य करने की इच्छा चिकित्सा कहलाती है। और जीतने दमन करने की जो इच्छा होती है उसको जिज्ञासा कहते हैं। इसके अलावा जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासा। किसी को जीत लेने की इच्छा जिज्ञासा। शुभ चाहने वाला शुभेच्छु। हित चाहने वाला व्यक्ति हितैषी। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा कहलाती है। और युद्ध करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति युयुत्सु कहलाता है। जो अत्यधिक भूखा हो उसके लिए एक शब्द क्या है, बुभुक्षित।
मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहते हैं, जिंदा रहने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं, तैर कर पार कर जाने की इच्छा को तितीर्षा कहते हैं, ग्रहण करने और पकड़ने की इच्छा को जिघ्रछा कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होती है। तो यहाँ पर हमको क्या है, जो विकल्प हैं उन सत्य हैं असत्य हैं, उनके आधार पर जो है हमको बताना है कि सत्य विकल्प कौन कौन से हैं। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो पहला गलत हो गया। जिला न्यायाधीश जब फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सत्र न्यायाधीश कहते हैं। कैसा कथन है? बिल्कुल सही कथन है। तो इस तरह से केवल 2 इसमें सही, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। जिला न्यायाधीश जब दीवानी मामलों की यानी सिविल केसेज की सुनवाई करता है तो उसे हम जिला न्यायाधीश कहते हैं, लेकिन जब वह फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे हम सत्र न्यायाधीश यानी सेशन जज कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाने एवं निलंबन संबंधी उपबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतर्निहित हैं? तो अगर लोक सेवा आयोग का किसी भी सदस्य को हटाना होगा या उसको निलंबित करना होगा तो उसका उपबंध जो है किस अनुच्छेद में दिया है भारतीय संविधान के? अनुच्छेद 317। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। तो लोक सेवा आयोग के अगर किसी सदस्य को हटाया जाना है या उसका निलंबन किया जाना है तो उससे संबंधित जो उपबंध हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? यदि किसी भी ऑल इंडिया नई सर्विस का यानी नई अखिल भारतीय सेवा का स्थापना की जानी है तो उसके लिए राज्यसभा का एक विशेषाधिकार होता है जो अनुच्छेद 312 में दिया गया है, यानी इसका जो प्रस्ताव होता है वो राज्यसभा ही मूव करती है। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि से संबंधित है, अनुच्छेद 310। अगला प्रश्न देखेंगे। जो मिट्टी वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचती है उसे हम किस तरह की मिट्टी के नाम से जानते हैं? वाहित मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, वातोड़ मिट्टी या मलबा मिट्टी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो मिट्टी वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थानों तक पहुंचती है उसको हम वातोड़ मिट्टी जो है इविलन के नाम से जानते हैं। वाहित मिट्टी क्या होती है? यह मिट्टी बनने वाले स्थान से बहकर आई हुई मिट्टी होती है। जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? यह मिट्टी जल द्वारा बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। मलबा मिट्टी, यह मिट्टी पृथ्वी के आकर्षण के द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंचती है। और अवशिष्ट मृदा या अवशिष्ट मिट्टी, ये जो मिट्टी बनने के स्थान पर ही पड़ी रहती है उसको अवशिष्ट मृदा या अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। अगला प्रश्न। गंगा में बाएं ओर से मिलने वाली नदियों को अलग कीजिए, यानी कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो गंगा में बाएं ओर से आकर मिलती हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रामगंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, 1 और 2 यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही। ये 2 ही नदियाँ ये इसमें हैं जो बाईं तरफ से आकर गंगा में मिलती हैं। अन्य उदाहरण देखते हैं गंगा नदी में बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों के। तो रामगंगा, गोमती नदी, बूढ़ी गंगा, महानंदा, गंडक नदी, कोसी नदी, घाघरा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सभी गंगा में बाईं ओर से आकर मिलती हैं। और गंगा में दाईं ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं यमुना नदी, टोंस नदी और सोन नदी। अगला प्रश्न देखेंगे। महाराजा रणजीत सिंह से संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर हमको नहीं के बारे में विचार करना है। तो रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे, प्रश्न ये पूछा भी जा चुका है। बिल्कुल सही कथन है कि रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह सुजा से प्राप्त किया था, ये भी कथन जो है बिल्कुल सही है। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी, ये भी कथन बिल्कुल सही है। चौथा कथन, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? दलीप सिंह नहीं, दलीप सिंह जो है उत्तराधिकारी नहीं थे, खड़ग सिंह जो है उत्तराधिकारी थे। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। तो
विस्तार से जो है रणजीत सिंह के पूरे कार्यकाल के बारे में समझते हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे, जबकि दलीप सिंह सिख राज के अंतिम राजा थे। इस फैक्ट को याद रखिएगा। महाराजा रणजीत सिंह, जिनका जो है जीवन काल 1780 से 1839 तक था, सिख साम्राज्य के राजा थे। वे शेरे पंजाब के नाम से भी प्रसिद्ध थे। महाराजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने दिया था। जमान शाह कौन था? ये अहमद शाह अब्दाली का पोता था। यह अपने आप को पंजाब का स्वामी मानता था और उसने पंजाब पर अपना प्रभुत्व दिखलाने के लिए कई बार आक्रमण किए थे। रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाला, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, इसमें सुकर चकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के घर पर हुआ था, यानी ये इनके पिता थे। प्रारंभ में इनकी जो भू राजस्व व्यवस्था है, इससे प्रश्न आ चुका है। तो महाराजा रणजीत सिंह की जो भू राजस्व व्यवस्था प्रारंभ में बटाई प्रथा पर आधारित थी, जो कि 1792 से 1823 तक चलती रही और इसमें कर वस्तु के रूप में लिया जाता था। दूसरी कर प्रणाली जो है, जो उस समय थी इस राज्य में, वो थी कंकूत व्यवस्था। कंकूत व्यवस्था 1824 से 1834 तक चली और इसमें कर वसूली उपज को आधार बनाकर नगद के रूप में लिया जाता था। तीसरी जो प्रथा थी कर की जो है, वो थी नीलामी योजना। ये 1835 से लेकर 1839 तक, यानी पूरी तरह से रणजीत सिंह के कार्यकाल में लागू रही। इस प्रथा में 3 वर्ष से 6 वर्ष के लिए कर वसूली का अधिकार ऊंची बोली लगाने वाले को दे दिया जाता था। महाराजा रणजीत सिंह ने कभी अपने नाम से शासन नहीं किया। वे सदैव सरकार खालसा या पंच खालसा के नाम से शासन करते थे। इसके बाद महाराज रणजीत सिंह ने गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह साहिब के नाम के सिक्के चलवाए थे। विक्टर जाकुमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विक्टर जाकुमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। उन्होंने अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए यूरोपीय भाड़े के सैनिकों को काम पर रखा था। उनकी पहली आधुनिक भारतीय सेना को सिख खालसा सेना कहा गया। ये ऐसी सेना थी जो आधुनिक थी, मतलब शस्त्र के मामले में भी, ट्रेनिंग के मामले में भी, और इसमें विदेशी और यूरोपियंस को भी जो है उन्होंने किराए पे अपनी सेना में रखा था। जून 1893 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए। पहला 1845-46 में हुआ और दूसरा जो है 1848-49 में हुआ। तो इन आंग्ल सिख युद्ध के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। एक बार प्रश्न आया था किस वर्ष मिलाया था, तो 1849 में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। आगे चलते हैं। सूची 1 में क्या दिया हुआ है, कुछ जो है घटनाएं दी हुई इतिहास की और उनसे संबंधित जो वायसराय थे उनसे उनको मिलान करना है। तो अवध का विलय, ये किससे संबंधित है? अवध का विलय जो है आप जानते हैं कि ये हड़प नीति से संबंधित है। ये किससे जुड़ा हुआ है? लॉर्ड डलहौजी से। तो ए का जो है ऑप्शन 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है बंगाल में जो द्वैत शासन था या दोहरा शासन, ये किसने लागू किया था? लॉर्ड क्लाइव ने किया था। बंगाल का विभाजन 1905 में जो हुआ था, उस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन। तो सी का 4 हो गया। और स्वायत्त शासन जो है, ये स्वायत्त स्थानीय शासन का जो है जनदाता भी कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए ठीक हो गया। एक बार इसको देख लीजिए। अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी, बंगाल में द्वैत शासन लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन, स्वायत्त शासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन। कुछ अन्य जो है आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अंग्रेजी शिक्षा, इससे संबंधित कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक और जो है मैकाले। प्रेस से प्रतिबंध को हटाना, ये किसने किया था? चार्ल्स मैकटाफ ने किया था। सती प्रथा का निषेध लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था। चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल का घटना है। सिंध का विलय
लॉर्ड एलनबरो से संबंधित है। स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय का है। 1857 का विद्रोह, उस समय जो है लॉर्ड कैनिंग था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड वेलिस्ली था उस समय। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था। सहायक संधि की नीति, ये संबंधित है लॉर्ड वेलिस्ली से। व्यपगत सिद्धांत, या जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, ये लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित पौधों में से किसमें द्विनिषेचन, द्विनिषेचन का मतलब डबल फर्टिलाइजेशन, तो डबल फर्टिलाइजेशन की घटना किस में पाई जाती है? आम में, टमाटर में, अमरूद में या सभी में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप इसको ध्यान से देखें तो आम, टमाटर और अमरूद सभी कैसे हैं? एंजियोस्पर्म हैं, और एंजियोस्पर्म हैं, और इनमें एंजियोस्पर्म में एक गुण होता है कि इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा, सभी में ये पाया जाता है। द्विनिषेचन यानी बाय फर्टिलाइजेशन आवृत्तबीजी पौधों का प्रमुख गुण है। आम, अमरूद, टमाटर सभी जो है आवृत्तबीजी हैं यानी एंजियोस्पर्म हैं, क्योंकि इनके बीज पर गूदेदार आवृत्त पाया जाता है, यानी इनका बीज जो है ढका हुआ होता है, फल के अंदर होता है, तो उनको हम आवृत्तबीजी कहते हैं। अब इस टॉपिक को हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये रेयर टॉपिक है। इसमें एक परागकण यानी एक पॉलन से दो शुक्राणु निकलते हैं, और ये दो शुक्राणु का मतलब यहाँ पर दो मेल गैमीट निकलते हैं, जिसमें से एक शुक्राणु अंडाणु कोशिका को निषेचित करता है, और दूसरा को जो है अन्य किसी कोशिका को निषेचित करता है। तो इस तरह से इसको क्या कहेंगे हम कि बाई फर्टिलाइजेशन हो रहा है, द्विनिषेचन हो रहा है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद की स्थिति आती है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइज एग होता है, अंडाणु होता है, ये क्या बनाती है? जाइगोट बनाती है, यानी युग्मनज बनाती है, जिसको हम साधारण भाषा में एम्ब्रियो कह सकते हैं। और जो दूसरी सेल फर्टिलाइज हो गई थी, उससे क्या बनता है? भ्रूण पोष या इंडोस्पर्म बनता है। तो अब आवृत्तबीजी की हमने चर्चा की है, इसके बारे में हम पूरी संपूर्णता से यहाँ पर पढ़ लेते हैं। आवृत्तबीजी जिसको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, इसके अंतर्गत उन पौधों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें बीज सदैव फल के अंदर होता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बीज अगर फल के अंदर पाया जा रहा है तो वो क्या है? आवृत्तबीजी है। ये आपको उदाहरण याद रखने में मदद रखेंगे। ये साक यानी हर्ब्स, झाड़ियाँ यानी सर्स, वृक्ष तीनों प्रकार के होते हैं। आवृत्तबीजी जो पौधे होते हैं एंजियोस्पर्म जिसको हम कहते हैं, और एंजियोस्पर्म इसका इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि इसमें फूल पाए जाते हैं, यानी ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। ये भी इसकी एक विशेषता याद रखिएगा। तो आवृत्तबीजी का अर्थ है ढका हुआ बीज। आवृत्तबीजी पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। इसमें प्रजनन अंग क्या होता है? पुष्प होता है, यानी इसमें फ्लावर जो है जरूर पाया जाएगा। और इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ये भी हमने देखा। ये मृदोपजीवी यानी सैप्रोफाइट, परजीवी यानी पैरासाइट, सहजीवी यानी सिम्बायोटिक, कीट भक्षी यानी इंसेक्टिवोरस, और स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स के रूप में पाए जाते हैं। ये सामान्यतः स्थलीय पौधे होते हैं यानी टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, लेकिन कुछ पौधे जल में भी पाए जाते हैं जिनको हम एक्वेटिक प्लांट कह देंगे। और इनमें संवहन तंत्र यानी वैस्कुलर सिस्टम जो है अति विकसित होता है, यानी पूरी तरह से विकसित होता है। आवृत्तबीजी पौधे दो भागों में मुख्य रूप से वर्गीकृत किए जाते हैं। अब आवृत्तबीजी में एक बीज पत्री यानी जिसमें एक बीज पत्र पाया जा रहा है तो उसको हम मोनोकोटिलीडन्स कहेंगे, और दूसरा वर्ग क्या हो गया? द्विबीजपत्री, जिसमें दो बीज पत्र पाए जा रहे हैं उनको हम डाइकोटिलीडन कहेंगे। तो एक बीजपत्री के प्रमुख लक्षण क्या हो जाएंगे? इनके बीजों में केवल एक कोटिलीडन पाया जाता है, और इनकी जड़ें प्रायः अधिक विकसित नहीं होती हैं। इनके पुष्पों के जो भाग होते हैं 3 या उसके गुणांक होते हैं। इनके संवहन पूल में यानी वैस्कुलर सिस्टम में कैम्बियम नहीं पाया जाता है। कैम्बियम जो है आप जानते हैं, पौधा जो मोटाई में वृद्धि करता है वो कैम्बियम की मदद से करता है। तो इनके संवहन पूल में कैम्बियम नहीं पाए जाते हैं, यानी ये जो है जिनमें हम बड़े पेड़ों की बात करते हैं जैसे आम, अमरूद, वो सब इसमें शामिल नहीं होते हैं। अब इसमें शामिल कौन कौन से होते हैं? तो इनके जो है प्रमुख रूप से 4 कुल हैं जिनको हम फैमिली कहते हैं। तो लिलिएसी की बात करते हैं, लिलिएसी में लहसुन, प्याज, सतावर आता है। ग्रैमनी में गेहूं कई बार पूछा गया है।
मक्का, चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, बांस, दूब घास, जई, जौ, ये सभी ग्रामनी में आते हैं। पालमी में नारियल, ताड़, सुपारी, खजूर, ये सभी जो है पालमी में आते हैं। और मुजेसी का जो है मेंबर क्या है, केला है। तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है मोनोकोटिलीडन के उदाहरण हैं। अब द्विबीजपत्री यानी बाइकोटिलीडन की बात करते हैं, सॉरी डाइकोटिलीडन की। तो इसमें 2 कोटिलीडन यानी 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, और इनके जो वैस्कुलर सिस्टम होता है जिसमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, उसमें साथ में कैम्बियम भी पाया जाता है। ये इसका जो है प्रमुख गुण है। इनके जो पुष्पों के भाग होते हैं यानी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो 4 या 5 के गुणांक में होते हैं, और जो मोनोकोटिलीडन हमने देखा वो 3x में होते हैं यानी 3 के गुणांक में होते हैं। इनमें द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, क्योंकि अगर कैम्बियम पाया जा रहा है तो पौधा जो है मोटाई में भी बढ़ेगा, इसी को हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। और 1 साल में जो है एक रिंग बन जाती है जिसको हम एनुअल रिंग या वार्षिक वलय कहते हैं। इसी रिंग को गिनकर जो है पौधे की मोटाई से रिंग को गिनकर ये पता लगाते हैं कि पौधे की उम्र क्या है। इनकी पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास होता है यानी रेटिकुलर वेनेशन होता है। इनमें पाया जाने वाला संवहन बंडल यानी वैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो वलयाकार रूप में व्यवस्थित होता है, और इनका जो जड़ तंत्र अधिमूल होता है यानी रूट कैप होता है और उसकी शाखाओं के साथ फैला रहता है। अब इसमें जो हायर प्लांट होते हैं वो आते हैं, तो इनके भी जो है कुछ फैमिलीज हैं। इनकी जो है लगभग 12 फैमिलीज हैं। अगर आप जो है इनको पढ़ना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, उदाहरण भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कौन सा सही नहीं है ये हमको इसमें बताना है। तो कथन जो है कौन कौन सा, इसको पढ़ते हैं हम। पहला कथन है, ये डीएनए तथा प्रोटीन से निर्मित होते हैं। कौन? क्रोमोसोम। तो क्या क्रोमोसोम जो है डीएनए और प्रोटीन से निर्मित होते हैं? तो ये कथन कैसा है? बिल्कुल सही कथन है। मनुष्य में सामान्यतः 24 जोड़े यानी 24 पेयर्स क्रोमोसोम के पाए जाते हैं। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि मनुष्य में सामान्यतः जो है 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा, केवल 2। कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए में अणु कोशिका के निर्माण व संगठन से संबंधित सभी सूचनाएं होती हैं, क्योंकि जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सब डीएनए में होती है। तथा डीएनए के क्रियात्मक खंड को यानी जो डीएनए का ऑपरेटिव पोर्शन होता है उसी को हम जीन कहते हैं। मनुष्य में सामान्यतः 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसलिए कथन 2 सही नहीं था। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे प्रसिद्ध खिलाड़ी प्रज्ञान ओझा, इनका खेल से संबंध है। किस खेल से संबंध है ये हमको बताना है। तो प्रज्ञान ओझा क्या खेलते हैं? प्रज्ञान ओझा क्रिकेट खेलते हैं। निश्चित रूप से जो है आप लोग इसको जानते होंगे। हाल ही में बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रज्ञान ओझा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट व प्रथम श्रेणी क्रिकेट से 21 फरवरी 2020 को संन्यास लेने की घोषणा की। 33 वर्षीय प्रज्ञान ने सचिन तेंदुलकर के विदाई टेस्ट में 10 विकेट लिए थे। प्रज्ञान ओझा ने भारत के लिए 24 टेस्ट, 18 वनडे और 6 टी20 मैच खेले हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में हनुमानगढ़ को अल्पसंख्यक जिला घोषित करने के संबंध में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की घोषणा की थी? काफ़ी चर्चा में रहा था ये मुद्दा, अगर आपको ध्यान हो, न्यूज़ में आपने देखा होगा। तो हनुमानगढ़ को अल्पसंख्यक जिला घोषित करने के बारे में कार्रवाई हुई थी, लेकिन ये राज्य कौन सा है आपको बताना है। राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या बिहार है? कहाँ का है हनुमानगढ़? तो हनुमानगढ़ जिला जो है राजस्थान का है। राजस्थान सरकार हनुमानगढ़ जिले को अल्पसंख्यक बाहुल्य जिला घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 की जनगणना से पूर्व राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला अल्पसंख्यक था, किंतु जनगणना के पश्चात निर्धारित मानदंडों की पूर्ति न होने के कारण वर्तमान में हनुमानगढ़ जो है अल्पसंख्यक जिला नहीं रह गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। कंप्यूटर के संदर्भ में मॉड्यूलेशन का एक प्रकार कौन सा नहीं है?
तो 4 प्रकार दिए, इनमें से एक जो है कंप्यूटर में मॉड्यूलेशन का प्रकार नहीं होता। आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति, चरण, ये तीनों जो है मॉड्यूलेशन के प्रकार होते हैं, लेकिन लीज्ड मॉड्यूलेशन जो है कंप्यूटर से कोई भी इसका संबंध नहीं है। मॉड्यूलेशन किसी जानकारी को लंबी दूरी तक सिग्नल के रूप में भेजने के लिए उपयोगी होता है। ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। मॉड्यूलेशन 3 प्रकार के होते हैं, आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन और चरण मॉड्यूलेशन, लेकिन लीज्ड मॉड्यूलेशन जो है इसका प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न, भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? बहुत ही आसान प्रश्न है और कई बार जो है छोटे वनडे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये। तो भारत में इंटरनेट सेवा का शुभारंभ कब हुआ था? 15 अगस्त सन 1995 को। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ 15 अगस्त सन 1995 को विदेश निगम लिमिटेड यानी VSNL के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? स्टेट ट्री जो है उत्तर प्रदेश की कौन सी है? बरगद, अशोक, पीपल या नीम? तो इसमें सही क्या है? अशोक का जो वृक्ष है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। उत्तर प्रदेश के जो अन्य चिन्ह देखते हैं, राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी जिसको सारस या क्रौंच कहा जाता है। राजकीय चिन्ह मछली एवं तीर कमान। और उत्तर प्रदेश का जो राज्य चिन्ह है 1938 में स्वीकृत किया गया था। इस चिन्ह में जो प्रयुक्त तीर और उनका तात्पर्य क्या है? 2 मछलियां क्या बताती हैं? अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है। तीर धनुष भगवान श्री राम का प्रतीक है। 3 तरंगे जो उसमें हैं वो गंगा यमुना के बहाव एवं संगम का प्रतीक है। राजकीय खेल उत्तर प्रदेश का हॉकी है और राजभाषा हिंदी है। दूसरी राजभाषा जो है उर्दू है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट निम्नलिखित में से किस जिले से प्राप्त होता है? मिर्जापुर, लखीमपुर, सीतापुर या लखनऊ? तो उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट जो है मिर्जापुर से प्राप्त होता है। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर ठीक होगा। उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट मुख्यतः मिर्जापुर व बांदा जिलों से प्राप्त होता है। तांबा कहाँ से मुख्यतः मिलता है? ललितपुर से। बॉक्साइट बांदा व वाराणसी से। कोयला मुख्य रूप से मिर्जापुर से। और सिलिका सैंड जो है ये इलाहाबाद से प्राप्त होती है। इसके अलावा संगमरमर, एल्डसाइट और चूना पत्थर ये सभी जो है मिर्जापुर से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें 2 कथन हैं, उनके बारे में हमको बताना है कि वो सही हैं या गलत हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक तथा समाजवादी चिंतक कार्ल मार्क्स जो है फ्रांस के थे। तो क्या ये कथन सही है? कार्ल मार्क्स फ्रांस के नहीं थे। कहाँ से रिलेटेड थे? ये जर्मनी से रिलेटेड थे, इसलिए पहला कथन तो गलत हो गया। महान दार्शनिक प्लूटो जो है यूनान जो पुरानी ग्रीस है उसके निवासी थे। ये कथन जो है बिल्कुल सही है, तो केवल बी जो है इसमें सही है। प्रसिद्ध दार्शनिक तथा समाजवादी चिंतक कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे और उसके बाद वो इंग्लैंड में जाकर बस गए थे। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दास कैपिटल है। 1848 में इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित करवाया था। आगे चलते हैं। द लॉज तथा रिपब्लिक नामक विश्व प्रसिद्ध रचनाएं लिखने वाले महान दार्शनिक प्लेटो यूनान के निवासी थे और ये अरस्तु के गुरु तथा सुकरात के शिष्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत कथन की हमको इन कथनों में पहचान करनी है। प्रोटेस्टेंट आंदोलन मार्टिन लूथर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्या ये कथन सही है? तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला नई शैली का विकास जर्मनी में हुआ था। तो प्रथम विकास जो है जर्मनी में नहीं हुआ था, इसलिए जो है ये कथन गलत है। तो इस तरह से बी ऑप्शन हमारा सही होगा। मार्टिन लूथर का जन्म जर्मनी में हुआ था, ये कथन सही है। लूथर का विद्रोह धर्म सुधार की शुरुआत थी, ये भी कथन जो है सही है। तो पुनर्जागरण काल के बारे में बात करते हैं। पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रारंभ इटली में हुआ था। यह यूनानी, रोमन तथा अरबी शैलियों का समन्वय थी। इस नवीन शैली का प्रवर्तक फ्लोरेंस निवासी ब्रुनलेस्की था।
अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही है? तो इसमें से सही सुमेलन हमको बताना है। अरुणधति स्वर्ण योजना, ये किस राज्य की है? सिक्किम की है क्या? सिक्किम की नहीं है। एक परिवार एक नौकरी योजना अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, क्या ये असम की है? असम की नहीं है। सरबत सेहत बीमा योजना पंजाब की है, निश्चित रूप से बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो केवल 3 इसमें सही है। अब जो गलत हैं उन पे विचार कर लेते हैं। अरुणधति स्वर्ण योजना ये असम से संबंधित है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार बेटियों को उनकी शादी के अवसर पर 1 तोला या 10 ग्राम सोना प्रदान करती है। और एक परिवार एक नौकरी योजना ये सिक्किम राज्य की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। पंजाब राज्य से संबंधित सरबत सेहत बीमा योजना का उद्देश्य राज्य के 43 लाख परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, संजीता चानू भारत की एक प्रसिद्ध क्या है, किस तरह की खिलाड़ी हैं? तो संजीता चानू निश्चित रूप से आपने नाम सुना होगा, ये भारत की एक प्रसिद्ध वेट लिफ्टर हैं। तो बी ऑप्शन यानी भारोत्तोलक जो है यहाँ पर सही होगा। संजीता चानू भारत की एक प्रसिद्ध भारोत्तोलक हैं और उनका संबंध जो है मणिपुर राज्य से है। कुछ अन्य भारतीय खिलाड़ियों के बारे में और उनके खेल के बारे में समझते हैं। वाईचुंग भूटिया बहुत ही फेमस नाम है, फुटबॉलर हैं ये। सीमा पुनिया ये डिस्कस थ्रोवर हैं। अभिनव बिंद्रा क्या है, एक प्रसिद्ध निशानेबाज हैं। दुती चंद धावक हैं। जिनसन जॉनसन ये भी धावक हैं। जीतू राय एक शूटर हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर हैं। कृष्णा पुनिया डिस्कस थ्रोवर। गगन नारंग ये भी एक प्रसिद्ध निशानेबाज हैं। मिताली राज महिला क्रिकेटर हैं, भारतीय महिला टीम की कप्तान भी हैं। अंजलि भागवत निशानेबाज हैं। दीपा कर्माकर जिम्नास्ट हैं। अनीस भनवाला एक निशानेबाज हैं प्रसिद्ध। किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन प्लेयर हैं। कर्णम मलेश्वरी भारोत्तोलक हैं। बजरंग पुनिया प्रसिद्ध पहलवान हैं। सुशील कुमार भी एक प्रसिद्ध पहलवान हैं। गगन नारंग निशानेबाज हैं। साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर हैं। मिल्खा सिंह धावक हैं। और विकास कृष्णन क्या हैं, एक मुक्केबाज हैं। तो इस तरह से आज के हमने प्रश्नों को व्याख्या सहित देखा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी PDF फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो PDF की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी PDF जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल उनका ट्रांसलेशन यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी PDF दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की PDF फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें।